हेलो फिजियो डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका RBTS 11th मार्च वाला जो पेपर है बच्चों, ये हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद है पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा और ये समय ऐसा है कि इसमें पेपर आप लोग देते रहिए अच्छे से। तो बच्चों एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि हीलियम+1 यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है और हाइड्रोजन लाइक एटम में आपसे कह रहा है कि जरा बताइएगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो इसका मेथड होता है बच्चों कि आप सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को बताइए। टोटल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में होती है 3.4 और काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैंने बताया था 3.4 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है डबल। तो ये है हमारी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। बच्चों एक बात समझिएगा, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, यहां पर बात कर रहे हैं तो हीलियम है। तो हीलियम का मतलब हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक में Z² टाइम्स कर देंगे हम एनर्जी को। तो हाइड्रोजन लाइक में Z² टाइम्स करेंगे तो एनर्जी टोटल बन जाएगी -3.4 और बेटा ये आ जाएगा 2² और टोटल आ जाएगी एनर्जी हमारी 3.4 और बेटा ये आ जाएगा 13.6। तो इतनी एनर्जी इसकी टोटल आएगी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो पहले ये पता करना चाहिए ना कि हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितनी है, हाइड्रोजन की टोटल क्या Z² टाइम्स। फिर जितनी टोटल है उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल टू आयनाइज हीलियम लिथियम। लिथियम को आयनाइज करना है और डबल आयनाइज का मतलब है लिथियम में Z की वैल्यू को 3 लेते हैं बाई एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल। हम लोग फिर आते हैं हाइड्रोजन वाले एनर्जी लेवल डायग्राम पर। हाइड्रोजन वाले एनर्जी लेवल डायग्राम में सेकेंड लेवल में, सेकेंड लेवल का मतलब n=2 में बताइए कितनी होती है हमारी टोटल एनर्जी 3.4 माइनस में। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम सेकेंड से इनफाइनाइट पर ले जाएं तो कितनी आयनाइजेशन देनी पड़ेगी? प्लस का 3 यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर निकालेंगे तो प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। अगर आपको लिथियम कहा है, Z=3 कहा है बेटा, तो जब Z=3 बोला है तो इसमें आप लोग इसका लिथियम के लिए क्या करेंगे, आप इसमें Z² टाइम्स कर देंगे। और बेटा जब इसको Z² टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4 का स्क्वायर 3.4 आ जाएगा। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वंस अगेन हमारे पास, अच्छा सॉरी, लिथियम है तो 3² आएगा और जब लिथियम है तो 3² आएगा। Z यानी कि एटॉमिक नंबर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 3.74 तो ये आ जाएगा 30.6 के अराउंड। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा 30.6। एक्चुअली फंडा ये है कि जिस रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में हाइड्रोजन की जितनी एनर्जी है तो आप यहां पे कर लेंगे उसका Z² टाइम्स। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। बेटा रेडिएशन ऑफ E एनर्जी फोटोन नॉर्मली ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया है तो हमारे पास जितना मोमेंटम जाता है उतना ही मोमेंटम यहां से हमें मालूम है कि वापस लौट के आएगा। और चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं बेटा माइनस का 2p आ जाएगा, मॉड ले लेंगे तो 2p आ जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। और आपको मालूम है मोमेंटम E=p इंटू सी होता है, तो मोमेंटम की वैल्यू E/c करते हैं। तो जाने में E/c, आने में E/c, तो ये आ जाएगा 2 इंटू E/c। तो बेटा रिफ्लेक्टिंग है तो मैंने टेबल बनवा के लर्न कराया है आपको, तो रिफ्लेक्टिंग है तो 2E/c और अगर एब्जॉर्बिंग है तो फिर E/c। करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा 2E/c, थर्ड का फर्स्ट वाला। प्यारे बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ पे।
प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी जो है वो सेम है। फॉर्मूला यूज करेंगे डी ब्रॉगली का, अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। तो लैम्डा हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एम। प्यारे बच्चों, पहले प्रोटॉन बोला गया है, फिर अल्फा बोला गया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मास ऑफ अल्फा कर लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन कर लेंगे। मास ऑफ अल्फा का मतलब है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कट कर देंगे, बेटा आपके पास आ जाएगा 2:1। ठीक बेटा, 2:1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। और ये हमारा तब है जब सेम एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, सेम पोटेंशियल का भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं बच्चों। वन मिलीग्राम ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर की बात करते हैं तो कितना मास हमारा कन्वर्ट हुआ है 1 मिलीग्राम। बच्चों 1 मिलीग्राम को 10⁻⁻6 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी निकालनी है आइंस्टीन इक्वेशन से। मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी 10⁻⁻6 3 इंटू 10⁻8 आ जाएगा होल स्क्वायर। बेटा 9 इंटू 10⁻16 माइनस का 6 कर देंगे तो जूल आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन आ गया फिफ्थ वाला। बच्चों नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ बनाया गया है। आपको मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल और एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो वीसी इक्वल टू होता है एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू। प्यारे बच्चों ये है वाई एक्सिस पर, ये स्लोप है, और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं बेटा। और आपको यहां पर जो ये इंटरसेप्ट दिया है, बहुत ध्यान देने की बात है कि आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी न्यू नॉट की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। और ये पता कैसे चलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहीं से पता चलेगा इसे डिवाइड करेंगे तो इसको हम अगर जीरो ले लेते हैं, क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो ये ग्राफ में वेल नोन हमारे पास पॉइंट होता है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो जहां पे ये ग्राफ हमारा फ्रीक्वेंसी के एक्सिस को कट करता है, तो जिसकी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है द ग्राफ शोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन बी, गलत, ए स्मॉलर देन बी, ये सही। क्लियर बेटा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चेंजेस बाय फैक्टर। हमें सबको मालूम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ट्रिपल, ये आ जाएगा ट्रिपल। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जब हो जाएगी ट्रिपल तो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी 1/3। क्लियर है बेटा? डन। 1/3 का मतलब 1/√3, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/3 मत समझिएगा, 7 नंबर पे 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। मास डिफेक्ट इज इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 0.5%। तो कितना मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट मास एनर्जी विल बी लिबरेटेड बाय 1 kg। तो मास डिफेक्ट बताइए कितना आता है, 0.05% ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये आ जाता है हमारा, ये बेटा 10⁻⁴ आ जाएगा, 5 10⁻⁻⁴ kg आ जाएगा। क्लियर? तो आपको निकालना है एनर्जी, तो बेटा निकालेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी 5 10⁻⁻⁴ और सी स्क्वायर का मतलब 3 10⁸ का होल स्क्वायर। 9 4 जा 45, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 45 और 10⁻16
एंड बेटा ये आ जाएगा आपके पास 12। तो कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा आपका आ रहा है? यस, करेक्ट ऑप्शन आ गया। 8 का आंसर है फर्स्ट। बच्चों एक क्वेश्चन हम लोगों का अगला जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव विद सेम मोमेंटम। तो अगर इनको मोमेंटम के फॉर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखें और मोमेंटम अगर सेम कर लेंगे हम लोग, सपोज करिएगा मोमेंटम अगर इक्वल है और ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं, तो लैम्डा विल बी कांस्टेंट। यानी कि लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फॉर प्रोटॉन, लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। वेवलेंथ लैम्डा ई, वेवलेंथ लैम्डा ई दिया गया है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी 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 दिया फॉर फोटोन। तो अगर आपको बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, तो लैम्डा ई का मतलब जानते हैं एच अपॉन दिस इज एमवी। एमवी या आप, क्योंकि यहां पर हमें जितनी भी बातें बोली गई हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की जो बात हो रही है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां पर हम लोग अगर ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज बेटर, क्योंकि यहां पे एनर्जी आ रही है। और ये वेवलेंथ होती है फोटोन की, तो यहां एच सी बाई फोटोन की एनर्जी आ रही है। इन्होंने बोला है कि दोनों की एनर्जी सेम है, तो एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला को लगाना जरूरी था। फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया, बेटर है कि इसका स्क्वायर कर दो। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा ई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m ई। अब ये इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर करने के बाद। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा ई स्क्वायर लैम्डा पी, और बेटा देखिए एच से एच कैंसिल, सी बचेगा, और लैम्डा ई स्क्वायर ऊपर है, 1 अपॉन आ जाएगा 2m, ऐसे कर लो, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई आ जाएगा। नीचे से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? सारा बचेगा तो कांस्टेंट वैल्यू बचेगा। सब ये जितना भी है सब कांस्टेंट वैल्यू है, सारी चीजें कांस्टेंट है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? सर ये कट गया, ये कट गया। एम और सी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास, राइट, और सी स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा पी, रेशियो विल बी कांस्टेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चा इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा ई स्क्वायर। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 10th नंबर का सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और कोई ऑप्शन इसमें बन नहीं रहा है बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक, तो 10 तक हो गया। 11 नंबर पे इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो आई, यानी कि आई की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या लग रहा है? जे की तरफ। तो फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है आपको, है ना? तो ई हो जाएगा, और वी क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? यू आई कैप, और बेटा बी और जे कैप। तो सारे बच्चे जान तो रहे ना कि ई यू और बेटा बी नॉट, और आई क्रॉस जे जो आ जाएगा, तो आई क्रॉस जे हमारा आएगा, इसको कहेंगे के। तो हमें मालूम है ना आई जे के, आई क्रॉस जे के, है ना? तो हम लोग निकाल देंगे। तो ई यू नॉट बी नॉट, और ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी के। इसका मतलब फोर्स जो है वो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ही नहीं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो v चेंज ही नहीं होना, v कांस्टेंट रहेगा। v कांस्टेंट रहेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारी v पर डिपेंड करती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास v कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, लैम्डा विल बी कांस्टेंट। करेक्ट आंसर। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, ड्रॉप की बात कर रहा है तो u बराबर 0 से पार्टिकल को ड्रॉप कर देंगे। h हाइट दिया गया है, यहां पे यहां गिरेगा। तो बेटा हम लोग एक बात समझते हैं, यहां पर हमारी फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में स्पीड बचेगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमारे पास इस समय स्पीड मालूम पड़ गई है, तो हमसे कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी, है ना? तो h इक्वल टू h अपॉन एम वी, वी की जगह पे क्या आ जाएगा? v की जगह पे आ जाएगा ये वाली स्पीड
पार्टिकल की, √2 GH आ जाएगी बच्चा। तो यहां पर h की जो पावर है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/h की पावर हाफ, और वो भी ऊपर जाएगा तो ये -½ आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा। बेटा हम बात करते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे सारे बच्चे एक ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा। ये ग्राफ हमारा E होता है HC/λ, और log E आ जाएगा हमारे पास log ऑफ HC/λ, log M माइनस log N का फॉर्मूला लग जाएगा, और प्लस आ जाएगा log ऑफ E आ जाएगा बेटा। तो हम जब इसमें चर्चा करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ में यहाँ पर ना y एक्सिस में क्या दिया है, लैम्डा, यानी log लैम्डा को उधर ले जाइए। आप समझिए बात को। आप इसकी ये भी तो देखिए, आपको करना क्या है, हर y एक्सिस पे log लैम्डा है, तो आपको इसको लाना पड़ेगा इधर और इसको लाना पड़ेगा इधर। तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस log ऑफ E प्लस log HC। देखिए ये कौन से एक्सिस पर है, y, और ये क्या आ जाएगा, m, और ये कौन से एक्सिस पर है, x, और ये क्या आ गया, c। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया बेटा, x एक्सिस पर log E आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा माइनस में स्लोप का है, यानी कि m की वैल्यू जो स्लोप की है वो -1 आ रही है। यहाँ m का मतलब है tan थीटा, थीटा 90 से बड़ा आ रहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि c की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है बेटा, तो c इक्वल टू प्लस में log ऑफ c इक्वल टू प्लस का log ऑफ HC आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बात समझिएगा ध्यान से कि आपका जो सही आंसर है वो हमारा थर्ड वाला आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक, करेक्ट आंसर बेटा थर्ड आ जाएगा, और 13 का सही आंसर है थर्ड। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ फोटोन हैज वेलोसिटी c, फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। तो E इक्वल टू HC/λ है। तो भगवान करे ऐसे 14 सवाल आ जाए एग्जाम में। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा HC/E। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा HC/E का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में सर्टेन मेटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड रेडिएशन वाली फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का Hν माइनस W। इसकी जगह पे आप ½ mv² पुट करेंगे, और बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 ν माइनस W क्या हो जाएगा, न्यू। W सिर्फ न्यू है, इसमें Hν बचेगा, क्योंकि आपके पास W की वैल्यू जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो WHν, न्यू नॉट की जगह ही तो हमारे पास न्यू दिया है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, mv² आ जाएगा, v² इक्वल टू आ जाएगा 2Hν/m। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा √2Hν/m। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला आंसर आ गया। 15 नंबर का बच्चों चौथा वाला आंसर आ जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिया है लैम्डा नॉट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल हुज वर्क फंक्शन इज हाफ। वर्क फंक्शन को हाफ कर देंगे, फॉर्मूला होता है HC/λ नॉट। तो लैम्डा हमारा आ जाएगा इस तरह से, देखिए ये हाफ हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा डबल। जब ये डबल आ जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। 16 का करेक्ट आंसर है सेकंड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क फंक्शन टू द अप्लाइड वेवलेंथ। लेकिन अब एक बात यहाँ पर समझनी यही है, ठीक है, यहाँ पर वर्क फंक्शन को आधा कर दे रहा है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा कि इंटेंसिटी के साथ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता है। इसका मतलब कौन सा ऐसा हमारा है जो इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है,
इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है। ऐसा ग्राफ इंडिपेंडेंसी शो करता है, जैसे यहाँ पर हम कोई भी चीज ले रहे हैं इंटेंसिटी, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज ले रहे हैं, ये ग्राफ हमारा इंडिपेंडेंसी शो करता है। क्या शो करता है? इंडिपेंडेंसी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन ऑर्बिट गिवन है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। काइनेटिक प्लस में होती है, पोटेंशियल इसका डबल होती है। तो जितनी ये वाली दी गई है उसका काइनेटिक करेंगे तो प्लस का 3.4 आ जाएगा। हम अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो माइनस का 6.8 आ जाएगा। करेक्ट बटा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। बच्चों यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी चेंजेस बाय पोलराइड। तो पोलराइड हमारी ऐसी कौन सी चीज बदलता है, इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकता है, और तो कोई चीज हमारी पोलराइड चेंज करेगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर बेटा आ जाएगा इंटेंसिटी। ना कलर चेंज करता है लाइट का। पोलराइड्स जो होते हैं, पोलराइड चश्मे पहने जाते हैं ताकि लैपटॉप पे बहुत सारे समय तक काम करने में आंखों पे स्ट्रेन ना आए। तो चश्मा कौन सा वाला यूज होना चाहिए? पोलराइड वाला, ताकि जो है हम लोगों को आंखों पे स्ट्रेन और लंबे समय तक आप काम कर पाए। ठीक है, तो इंटेंसिटी का पावर, इंटेंसिटी कुछ कम कर देता है। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट डिस्टेंस, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब लुक्स, ऑब्जर्वर लुक्स एट डिस्टेंट ट्री 10 मीटर, हाइट ऑफ 10 मीटर विद टेलीस्कोप। तो भैया दूर पे तो हमारा ट्री है ही, ठीक है, दूर वाले ट्री को टेलीस्कोप पास में बुला लेता है। टेलीस्कोप में हमारा दूर वाली जो इमेज है वो पास आ जाती है। हम लोग यही तो करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेंस से इनफाइनाइट पे रखते हैं और इमेज बनती है एक तरीके से फोकस बनती है। विद टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 20 टू ऑब्जर्व। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, जो टेलीस्कोप हमारा होता है वो 20 टाइम्स, क्योंकि जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर है तो उसको 20 टाइम्स नियरर कर देगा। बात को समझने की आप कोशिश करिएगा कि ये दूर वाली जो ऑब्जेक्ट इसकी रखी हुई है इनफाइनाइट पर, डिस्टेंट ट्री, तो जो इनफाइनाइट पर है, ऑफ हाइट 10 मीटर विद अ टेलीस्कोप। अच्छा, याद रखिएगा एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्वर लुक्स अ डिस्टेंट ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर विद टेलीस्कोप। तो वो कह रहा है कि टू ऑब्जर्व टू, मतलब द ट्री अपीयर्स, ट्री कहां पे दिखेगा? तो जो हमारा पेड़ है वो हमें 20 टाइम्स नियरर दिखेगा। टेलीस्कोप का काम क्या होता है? इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको पास में उसकी इमेज बनाना। पहला तो ये काम हुआ। टेलीस्कोप हमारा मैग्नीफाई कहाँ कर रहा है भाई? इनफाइनाइट पे बहुत ऊंची है मान लीजिए, तो पहले तो पास बुलाता है, तो वो डिस्टेंस को नियर करता है। समझने वाली बात है। तो डिस्टेंस को क्या कर देता है? नियर। तो याद रखिएगा, हम लोग कुछ ऐसे समझ लें कि हमारे पास जो FO अपॉन FE को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। FO जो हमारा है वो M टाइम्स क्या हो जाएगा? FE। यानी कि जितनी भी हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं ना आईपीस की, उसका M टाइम्स। इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो जैसे 20 टाइम्स, 20 दिया है मैग्नीफाइंग पावर, तो 20 टाइम्स वो नियरर कर देगा। मेन बात ये है, बात समझे? 20 टाइम्स नियरर। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा इसका फोर्थ वाला। बेटा 21 नंबर पे आ जाते हैं। लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास ब्लॉक एज, इन्होंने बोला है साफ साफ कि ग्लास ब्लॉक पे लाइट हमारी गिर रही है, और θ1 आपको मालूम है एयर है ना, एयर है, और एयर से जा रही है ग्लास में, तो ये वाला एंगल मान लीजिए R1 हो गया। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। भाई इन्होंने यही तो बोला है। भाई आप यहां पर एक चीज कर लीजिए, R1 ये है और R2 ये है, और ये आपका 90 डिग्री है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। कह रहे हैं कि θ1 इज इंक्रीज्ड स्लाइटली, θ1 को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। समझिए बात ध्यान से, जब हम θ1 को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो क्वेश्चन में θ1 को थोड़ा सा बढ़ाने जा रहे हैं,
थोड़ा सा थीटा वन बढ़ा दें अगर हम लोग, तो हमें लगता है कि ये बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ेगा। अगर हम इसको और ऐसे बना लेते हैं कि तो थोड़ा सा ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर, हम थोड़ा और क्लियर करके देखें तो म्यू इक्वल टू होता है साइन थीटा वन और साइन थी आर वन। यहां लगा दिया स्नेल्स लॉ। अगर आप ये वाली वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये भी वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, तभी तो म्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक। और जैसे आपका आर वन बढ़ा वैसे ही आर टू क्या हो जाएगा, कम। और आर टू अगर कम हो जाएगा, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो ये आ जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे आप, मान लीजिए रे हमारी इधर से आ रही है तो हमारे पास यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू ग्लास साइन ऑफ आर टू इक्वल टू म्यू एयर साइन ऑफ थीटा। तो म्यू ग्लास साइन ऑफ थीटा टू अपॉन साइन ऑफ आर टू। आपको मालूम है कि आर वन बढ़ेगा तो आर टू, एक बार फिर सुनिए, थीटा वन बढ़ेगा तो आर वन बढ़ेगा। तो जब थीटा वन इंक्रीज करेगा तो आर वन इंक्रीज करेगा, आर वन इंक्रीज करेगा तो आर टू डिक्रीज करेगा, आर टू जब डिक्रीज करेगा तो इसको भी कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली थीटा टू की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, ताकि ये रेशियो जो हमारा आया है। तो स्नेल्स लॉ यहां भी लगा लो और म्यू को कांस्टेंट करके देखो। इस स्नेल्स लॉ यहां भी लगा लो और म्यू को कांस्टेंट करके देखो। तो करेक्ट बेटा जो हमारा आंसर है इसका, थीटा टू थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है। ठीक। तो हम लोग जो है बेटा अब इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो आपके शिवम सर करेंगे। थैंक यू बेटा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, और बच्चे इसके पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी सर मिश्रा सर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 से। कह रहा है कि एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, ये कितना है 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस। कह रहा है 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। कह रहा है द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, आपका जो थिकनेस ऑफ द स्लैब होगा वो कितना होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एयर बबल है बच्चे आपके ग्लास स्लैब के अंदर है यहाँ पे, और मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है इस स्लैब का, मान लेते हैं क्या है आपका स्मॉल एल है। अब चूंकि ये जो आपको डिस्टेंस दे रखी है ये क्या है आपकी अपरेंट डेप्थ, तो मान लेते हैं यहाँ से इसकी जो रियल डेप्थ है वो कितनी है एक्स है। तो ऑब्वियस बात अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एल माइनस का एक्स। अब एक बार ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरी बार जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। जब इधर से देखता है तो उसको जो अपरेंट डेप्थ दिखती है वो कितनी दिखती है 5 सेंटीमीटर। जब वो दूसरी तरफ से देखता है तो उसको अपरेंट डेप्थ दिखता है बच्चे 3 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग जरा यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो आप जानते हो क्या होता है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ हमने क्या कंसीडर करा है एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा अपरेंट डेप्थ दे रखा है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये होता है आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन। हमेशा हम ऑब्जेक्ट से कंसीडर करते हैं आपकी रेस को। तो ऑब्जेक्ट मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस जहां से हम देख रहे हैं, अपॉन जहां से हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये कितना हो जाएगा म्यू अपॉन एयर है बाहर तो इसका हो जाएगा 1। तो यहां से जरा x निकाल लो, तो x अपॉन 5 इक्वल टू कितना दे देगा, ये आ जाएगा आपका 1.5 अपॉन आएगा 1। तो x का वैल्यू दे देगा आपको 7.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग दूसरी तरफ से। तो दूसरी तरफ से जो आपका अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ है वो कितना है, दैट इज एल माइनस एक्स अपॉन अपरेंट डेप्थ है बच्चे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू अपॉन दे देगा आपको 1। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप रेस को कहाँ से कंसीडर करोगे, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको एल माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से एल माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.5। तो x का वैल्यू पता ही है आपको, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख जाओ। तो जब x का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो l इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4.5 प्लस कितना दे रखा है आपको 7.5। तो 7.5 कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि दे रखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में। आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में।
कह रहा है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस फ्रॉम एयर इज डेविएटेड थ्रू। यहाँ पे आपको डेविएशन दे रखा है और डेविएशन कितना है आपका 15 डिग्री। तो चलिए देखिए ये कोई रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे रखा है। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है आपका 45 डिग्री, और ये डेविएट हो रही है, कुछ ऐसे रे आएगी यहाँ पे, और ये रे आपका डेविएशन दे रखा है दैट इज 15 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 ये 15, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 30 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है आपका रेरर मीडियम है और नीचे क्या है आपका डेंसर मीडियम है। तो मान लेते हैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका म्यू2 है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग स्ट्रेस लॉ। तो म्यू1 साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू2, और ये देगा आपको साइन 30। तो यहाँ से म्यू1 अपॉन म्यू2 निकाल लेते हैं, ये कितना दे देगा, क्योंकि ये 1/√2 होगा तो √2 आपका ऊपर आ जाएगा, √2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और इसी को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। ये दे देगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दैट इज म्यू1 अपॉन म्यू2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो रे है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो रे जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या होगा देखो ये एंगल जो है वो क्या होगा क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी आपको पता है म्यू1 था, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका म्यू2। तो जरा यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा म्यू2 साइन सी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे म्यू1, और ये हो जाएगा आपका साइन 90। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ। म्यू2 दे रखा है आपको म्यू2, हाँ साइन सी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आ जाएगा आपका म्यू1 अपॉन म्यू2। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, ये देगा आपको 1/√2, और सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बच्चे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि आप देखोगे ऑप्शन में तो आपको थर्ड ऑप्शन बच्चे दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा बच्चे इसका सही होगा। आते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इन रेरर मीडियम फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस दे रखा है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको दोनों का, मतलब रेरर का और डेंसर का भी। देखो कोई आपकी ऐसी सरफेस है यहाँ पे, और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बच्चे ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चे ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है आपको, दैट इज ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ये क्या है मान लेते हैं ये म्यू1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का क्या है म्यू2, इसका दे रखा है आपको 1, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 2। चलिए अब हमसे पूछा है v, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू2 अपॉन वी माइनस ये होता है आपका म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू होता है म्यू2 माइनस का म्यू1 अपॉन होता है आपका r। देखो यहाँ पे आपका u जो है u मतलब पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका नेगेटिव, लेकिन r क्या होगा आपका पॉजिटिव। म्यू2 का वैल्यू कितना है, दैट इज ये है आपका 2 अपॉन v माइनस कितना हो जाएगा u1, और जरा देखो यहाँ पे u1 दे रखा है, सो दैट मीन्स कितना है बच्चे ये 1 अपॉन कितना। अच्छा देखो u नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20, और म्यू2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 अपॉन वी इक्वल्स टू क्या देगा 1/10 माइनस कितना हो जाएगा 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा आपको 1/20। अब यहाँ से जब हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो v मिलेगा वो कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर। चूंकि v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बच्चे इमेज कहीं आपका इधर बनेगा, ये आपका बन जाएगा इधर इमेज। तो इधर इमेज बनेगा मतलब इमेज भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा मतलब इनसाइड द डेंसर मीडियम देगा। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड इनसाइड द डेंसर मीडियम क्या होगा आपका इमेज बनेगा, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। आते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। देखिए जब पोलराइजिंग एंगल की बात होती है तो एक सिंपल सी बात याद रखो कि हमेशा पोलराइजिंग एंगल मतलब कि एक कोई अनपोलराइज लाइट किसी एक इंटरफेस पे फॉल होती है, तो ये आपका क्या होता है एक पार्सली रिफ्लेक्टेड और पार्सली रिफ्रैक्टेड रे बच्चे, मतलब प्लेन पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड रे बच्चे प्रोड्यूस होता है, और इनके बीच का एंगल ऑलवेज क्या होता है बच्चे आपका 90 डिग्री। और यही एंगल आपसे पूछा है
कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बच्चे क्या होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। लाइट ऑफ द ट्रांसवर्स नेचर इज ऑब्टेन बाय विच फिनोमिना। तो लाइट में बच्चे आपका साउंड की तरह ही, साउंड में क्या होता है आपका इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सब कुछ होता है, बट साउंड में बच्चे आपका पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर बच्चे यहीं से आया था, और इसका जो रीजन था वो क्या था बच्चे आपका पोलराइजेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोलराइजेशन। आते हैं बच्चे हम लोग 27 पे। कह रहे हैं कि इफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 सेकेंड एंड इन एयर एंड 10x डिस्टेंस इन टाइम t2 इन सर्टेन मीडियम, देन फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। आपसे पूछा है कि क्रिटिकल एंगल पूछा है आपका कि कितना होगा उस पर्टिकुलर मीडियम का। चलिए अच्छा जरा ध्यान से देखो, तो हमको पता है यहां से हम निकाल सकते हैं कि ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। तो एयर में अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दे देगा आपको x अपॉन t1। और ऐसे ही अगर हम लोग उस पर्टिकुलर मीडियम में निकालेंगे v2 इक्वल्स तो डिस्टेंस दे रखी है आपको 10x अपॉन कितना हो जाएगा आपका t2। तो आप जानते हो कि यहाँ पे μ1 अपॉन जो μ2 होता है दैट इज नथिंग बट, ये बच्चे वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है v2 अपॉन v1। ये एक सिंपल सी बात बच्चे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन क्या हो गया μ2, और v2 ऐसे देखिए v1 क्या है, ये μ1 बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा आपका 1 होगा। अच्छा v2 कितना दे रखा है, ये है आपका 10x अपॉन क्या है t2 अपॉन क्या है यहाँ पे x अपॉन t1, तो x चला गया, तो ये हो गया एयर मतलब अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 टाइम्स t1 अपॉन क्या दे देगा आपको t2। तो यहां से जो म्यू का वैल्यू आ जाएगा दैट इज, क्योंकि हमको 1 अपॉन म्यू की ही रिक्वायरमेंट है, तो 1 अपॉन म्यू की रिक्वायरमेंट है क्योंकि साइन सी इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि भैया आपका डेंसर मीडियम क्या हो गया ये, और ऊपर क्या है आपका एयर है, तो आप जानते हो क्या होता है, ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। ये जानते हो एंगल कितना होता है आपका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो साइन सी इक्वल्स टू कितना आता है दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू। तो इसका मतलब साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको 10 टाइम्स t1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका t2, तो सी इक्वल्स टू क्या देगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स t1 अपॉन आ जाएगा आपका t2। यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो 10 टाइम्स t1 अपॉन t2 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको यंग डबल स्लिट का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू स्लिट्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा अगर इक्वल एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ पे कोहेरेंट भी दे रखा है, तो जो आई मैक्स होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बच्चे वो क्या होगी, दैट इज कितना हो जाएगा आपका a प्लस ए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मेक इट होल स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा आपको ओवरऑल, ये देगा आपको 4a स्क्वायर दे देगा आपको, कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि ये क्या होता है आपका a1 प्लस a2 होता है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या है आपका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि चूंकि कोहेरेंट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या होगा, ये इंटरफेरेंस को शो करेगा, ठीक है, इसी वजह से आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेटअप ऑफ द टू स्लिट्स आर द सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड द वेवलेंथ लैम्डा बट आर इनकोहेरेंट। अगर सोर्सेज कैसे हैं आपके इनकोहेरेंट हैं, तो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी आपसे पूछा हुआ है। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज है इसका मतलब बच्चे आपकी फ्रिंजेस वहां पे गेन नहीं होंगी, इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। तो क्या करोगे, सिंपली आप यहां से उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है आप नॉर्मली उसको ऐड कर दोगे, दैट इज कितना हो जाएगा आपका a प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2a, ठीक है। तो उसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी a स्क्वायर, हाँ चूंकि एक का a स्क्वायर दूसरे का भी क्या होगा a स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या देगा आपको 2a स्क्वायर दे देगा। तो हमसे मान लेते हैं कि ये क्या है आपका i1 मैक्स है, ये क्या है i2 मैक्स है, तो यहाँ से जरा निकाल लो भैया i1 अपॉन i2 इक्वल्स टू क्या देगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये चला गया आपका, तो क्या बचेगा 2:1 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपसे रेशियो ही पूछा हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ द सेक्सटीन इन द फर्स्ट केस टू दैट इन सेकंड केस पे आपका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आपका हो जाएगा 2:1, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दे रखा है आपको और एंगुलर मैग्निफिकेशन दे रखा है, मतलब आपको FO अपॉन FE दे रखा है, दैट इज कितना है आपका यहाँ पे 5। कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर, मतलब ट्यूबलेंथ दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एफ ओ प्लस एफ ई दे रखा है, दैट इज ये क्या है आपका 36 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि यहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एफ ओ पूछ रहा है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो एफ ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज हो जाएगा 5 टाइम्स एफ ई। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जरा रख जाओ। तो 5 टाइम्स एफ ई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे एफ ई प्लस क्या होगा आपका एफ ई इक्वल टू आ जाएगा 36। सो 6 टाइम्स एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 36। तो एफ ई इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये देगा आपको 6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा एफ ई का वैल्यू। अब इसको जरा यहाँ पे रख जाओ। तो जो एफ ओ का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, तो ये दे देगा आपको 30 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बच्चे आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बच्चे ले रखे हैं कुछ ऐसे, और उनको कांटेक्ट में रखा गया है कुछ ऐसे, ये उनको कांटेक्ट में रख दिया गया। और यहाँ पे दे रखा है कि द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद द वाटर। उनके बीच का जो स्पेस है बच्चे, इसको वाटर से फिल कर दिया गया है। ये वाटर से फिल है, कुछ ऐसे फिल कर दिया गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये तो आपका इक्वी कॉन्वेक्स हो गया, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है आपको कुछ आपको कॉनकेव लेंस की तरह दिखेगा। तो आपसे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। अच्छा, इसका दोनों का सेम ही होगा, मतलब F1 और F3 का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज R अपॉन क्या होता है 2 म्यू माइनस का 1। तो जरा यहाँ पे रख जाओ, तो F1 आपको क्या देगा, R एज क्या हो जाएगा आपका वैसा ही रहेगा 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 3/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1। तो F1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा R। इसको जब सॉल्व करोगे तो अंदर बचेगा आपका 1/2, इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पे R। तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब F1 और F3 क्या है आपका F के इक्वल है, जो कि R के आपका इक्वल टू R के बराबर आ रहा है। अब निकालते हैं हम लोग इस पार्ट का। जब इस हम मीडिएट पार्ट का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको निगेटिव देगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है, F2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा बच्चे आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F2 इक्वल्स टू ये निगेटिव आ जाएगा, और तो आपका एज इट इज रहेगा 2 क्या देगा आपको म्यू माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F2 का वैल्यू R दे रखा है आपको, R तो वही रहेगा आपका सेम, माइनस का R/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का कितना है 4/3, माइनस कितना हो जाएगा आपका 1। तो माइनस का क्या हो जाएगा R/2, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 अपॉन क्या दे देगा आपको 3। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 R, कुछ ऐसा वैल्यू देगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 - 3, हाँ ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का 3/2, और ये दे देगा आपको F। अब आपको पता है पर्टिकुलर फार्मूला क्या होता है, दैट इज जब कॉन्टेक्ट में लेंसेज रखे हों तो रिजल्टेंट आता है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/f3। F1 और F3 क्या है, सेम है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं दैट इज 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका F, माइनस कितना हो जाएगा, इसको जब रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन क्या दे देगा आपको 3, और ये आ जाएगा आपका F। आप जरा इसको सॉल्व कर जाओ, तो उसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 - 2, ऊपर दे देगा आपको 4 अपॉन क्या बचेगा आपका, नीचे आएगा आपका 3F। ये दे देगा आपको F 1/f के इक्वल। तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि यहाँ से जो F का वैल्यू आ जाएगा दैट इज F नेट इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा आपका 3F/4। 3F/4 ही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 3F/4 इज द राइट आंसर। कह रहे कि टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइड। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो मॉलस लॉ होता है दैट इज नथिंग बट I0 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, इनिशियली जो आपकी लाइट होगी वो पहले पोलराइड से गुजरने के बाद कितना हो जाएगा बच्चे आपका हाफ हो जाएगा। तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज I0/2। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग I2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा I1 इंटू आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और कितना रोटेट हुआ है बच्चे, ये आपको एंगल दे रखा है यहाँ पे, रोटेशन का जो एंगल है बच्चे वो कितना है आपका 30 डिग्री, कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री ये एंगल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो जरा इसको हम लोग पहले फिगर से बनाते हैं।
कि ये कोई आपको दे रखा है एक एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग, ये है आपकी अनपोलराइज लाइट, ये आपके क्या है, दो पोलराइडर है। आप देखिए कह रहे हैं कि वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू द 60 डिग्री, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट विल बी द ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइड्स। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये बना लें दैट इज हमारा दूसरा पोलराइड, इसका मतलब ये कितना आपका रोटेट हो रहा है, 60 डिग्री रोटेट हो रहा है आपका इस एक्सिस के अलोंग। अगर इस एक्सिस के अलोंग आपका 60 डिग्री रोटेट हो रहा है तो इस पोलराइडर के अलोंग वो कितना रोटेट होगा, ये हमको देखना है। तो बेसिकली वो कितना है 60 डिग्री, और ये कैसा है आपका 90 डिग्री, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो जो आपको थीटा दे देगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, योर थीटा विल बिकम्स 30 डिग्री। थीटा कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि आपका ये कितना एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री इसके अलोंग। अगर आप इसके अलोंग देखोगे तो बच्चे यही एंगल तो निकालोगे, दिस एंगल देगा आपको 30 डिग्री, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 30। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर 30 मतलब कितना हो जाएगा 3, रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये देगा आपको 3 आई नॉट अपॉन क्या आ जाएगा आपका 8। तो ये जो I2 का वैल्यू है, I2 अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 3/8। और आप जानते हो कि परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, मतलब कितना हो जाएगा, ये दे देगा आपको I2 अपॉन आई नॉट इंटू क्या आ जाएगा आपका 100, एंड जस्ट मेक इट परसेंटेज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8 इंटू क्या होगा आपका 100, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 4 2 8, ये कितना हो जाएगा आपका 25, और ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन क्या देगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 2 7 37.5% दे देगा बच्चे आपको। तो 37.5% ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 37.5, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग 32 पे, कह रहे हैं कि ऑन प्लेसिंग अ थिन शीट ऑफ माइका ऑफ थिकनेस 12 into 10⁻⁻7 मीटर इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड दैट द सेंट्रल ब्राइट बैंड शिफ्टेड अ डिस्टेंस, या कितना आपका डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है, इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के इक्वल आपका क्या हो गया है, ये शिफ्ट हो गया है। और आपको दे रखा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कह रहे हैं कि 6 into 10⁻⁻7 मीटर, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका। तो आपको फ्रिंज विड्थ पता है, देखिए इनिशियली कुछ ऐसा था, ये यहाँ पे, ये आपकी कुछ यहाँ पे क्या हो रही थी, आपका फॉर्मेशन हो रहा था, ये आपकी फ्रिंजेस बन रही थी। अब अगर यहाँ पे क्या किया गया कि ये एक माइका सीट यहाँ पे यूज करी गई, तो उसकी वजह से जो आपका शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट कुछ आपका ऊपर हो गया, सब कंसीडर कर लेते हैं, और वो शिफ्ट कितना हुआ है आपका फ्रिंज विड्थ के इक्वल हुआ है। तो आप जानते हो किसी भी एक स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आता है दैट इज नथिंग बट ये होता है म्यू माइनस 1t कैपिटल टी अपॉन होता है स्मॉल डी, इक्वल्स टू ये होता है आपका, चूंकि आप जानते हो कि फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, डी लैम्डा अपॉन होता है आपका स्मॉल डी, तो डी ये आपका कट हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा हुआ है आपसे, थिकनेस दे रखी है आपको, जो माइका की थिकनेस है कितनी है 12 into 10⁻⁻7, तो ये म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो बेसिकली, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। अच्छा वेवलेंथ भी दे रखा है आपको, वेवलेंथ जो है वो कितना है 6 into 10⁻⁻7, और टी कितना है आपका 12 into 10⁻⁻7, तो ये क्या होगा आपका, चला जाएगा इधर से 10⁻⁻7, ये आ जाएगा आपका कितना देगा यहाँ पे, दैट इज 1/2, तो म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.5, यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालोगे, ये देगा आपको 1.5, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा वो आ जाएगा आपका 1.5, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। आते हैं बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन पे, विच फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हाइगेंस थ्योरी। बच्चे इंटरफेरेंस को भी हाइगेंस ने एक्सप्लेन करा था, रिफ्लेक्शन को भी, रिफ्रैक्शन को भी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या आ जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हाइगेंस ने नहीं, आइंस्टाइन ने बच्चे इसको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, ये आप डुअल लेक्चर में पढ़ते भी हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट मेड इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट देन व्हाट। अच्छा कह रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाए ए, तो बेसिकली आप जानते हो कि चूंकि स्लिट डिफ्रैक्शन है, और कंसीडर कर लो जरा फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो आप जानते हो क्या होता है ए साइन थीटा इक्वल्स टू आता है आपका एन लैम्डा, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग एन का वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं,
ये बच्चे मिनिमा के लिए है, याद रखिएगा। इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे आपका 90 आ जाएगा। तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 आ जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो इंटेंसिटी होगी बच्चे वो कैसी होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी जो भी आपकी बनेंगी, और इन्फानाइट नंबर ऑफ क्या होंगी, फ्रिंजेस आपकी बनेंगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसकी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, मतलब सेकंड ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। कंप्लीटली डार्क तो नहीं देगा आपको, कुछ ना कुछ पैटर्न तो देगा, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी नहीं, और डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको, मतलब यूनिफॉर्म इंटेंसिटी और डिफ्रैक्शन पैटर्न देता तो लगभग लगभग आपका सेम ही होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चे इसका सेकेंड। कह रहे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है, दैट इज कितना है आपका 1/4, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा। तो आप जानते हो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज क्योंकि आपको क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पूछा हुआ है, सो दैट द साइज ऑफ द इमेज, हाँ इमेज का डिस्टेंस पूछा है, तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट दे रखा है, आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं कि इसका हम लोग निकाल लेते हैं पहले फोकल लेंथ, ठीक है, और देखते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ आएगा बच्चे वो कितना आएगा, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ ही, ओके ओके ओके, क्वेश्चन में फोकल लेंथ ही दे रखा है बच्चे, फोकल लेंथ कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, मैग्निफिकेशन दे रखा है और यू पूछा हुआ है आपसे। अच्छा यू का वैल्यू ही पूछा है, तो देखो भाई यू का वैल्यू कैसे होगा, आप जानते हो क्या होता है एफ, जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट आपका होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू। अच्छा ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, बहुत सिंपल सी बात है समझना, कि आप जानते हो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है 1/v माइनस क्या होता है आपका 1/u। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो आपको ये दे देगा रिलेशन। ये मैग्निफिकेशन हमको दे रखा है, ये हो गया माइनस का 1/4, एफ दे रखा है 30 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस यू। जरा यहाँ से कैलकुलेट कर जाओ, तो ये कितना देगा, माइनस का आ जाएगा 30 माइनस का हो जाएगा u इक्वल्स टू देगा आपको 120। तो यहाँ से हम लोग u को निकाल सकते हैं, तो u इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 150 सेंटीमीटर। तो जो u का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। कह रहा है कि a dentist want to small mirror that when placed 2 centimeter away from the tooth what will that will produce 3 times erect image, मतलब आपकी अपराइट इमेज बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है। what kind of mirror must be used and must its focal length will be, कौन सा लेंथ बच्चे यूज करा गया है। अच्छा यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना है आपका 3 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू 3 दे दिया। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ, मतलब आपको u भी दे रखा है, u कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि u चाहे आपका कॉनकेव मिरर के लिए हो या कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, दोनों के लिए ही बच्चे क्या होता है आपका निगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा निगेटिव। अच्छा मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, अगर हम लोग u के टर्म में बात करें ये आता है आपका f अपॉन एफ माइनस यू। अच्छा इसका मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना है 3 इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। एफ हमको निकालना है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ प्लस आ जाएगा आपका 2। जरा यहाँ से सॉल्व कर जाओ तो ये देगा आपको 3f प्लस कितना देगा यहाँ से 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू आएगा आपका f। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना देगा आपको 2f इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 6। तो जो f का वैल्यू देगा वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3 सेंटीमीटर। माइनस का कितना होगा बच्चे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि निगेटिव दे रहा है कि आपको पता है कि निगेटिव जो फोकल लेंथ होती है वो किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की। याद रखिएगा जो आपका निगेटिव फोकल लेंथ होता है वो कॉनकेव मिरर का होता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका थर्ड। और याद रखो कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही आपका स्पेशल केस होता है जहां पे आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, वो कहां पे, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और किसके बीच में रखा हो, फोकस के बीच में रखा हो। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फिगर शोज अ थिन लेंस विद सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है C1 और C2। कह रहा है कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ भैया क्या होगा यहाँ पे जरा देखिए सही से। कह रहा है कि यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं। तो अब ये कौन सा है वैसे, देखो देखो एक होता है बाई कॉन्वेक्स प्लेनो, और ये कैसा है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स है बच्चे। कैसा लेंस है आपका, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका बेसिक बात आपको याद रखनी है।
तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया बच्चे आपका R1, ये क्या हो गया बच्चे आपका R2, तो बस सॉल्व कर जाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बेसिकली दोनों ही जो लेंथ होंगी बच्चे क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है कि बेसिक फॉर्मुलेशन क्या होता है, बेसिक फॉर्मुलेशन होता है दैट इज R1/R2, 1/F इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज μ-1, ये होगा आपका 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/R2। तो जरा R1 और R2 का वैल्यू रख जाओ, इसको सॉल्व करो। तो 1/F इक्वल्स टू क्या देगा, ये हो जाएगा 0.5 बचेगा, और 1/R1 मतलब कितना है, R1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1/10, माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/20। इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो 0.2 इंटू क्या देगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बच जाएगा आपका 1/20। तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा 0.5, ये देगा आपको f का वैल्यू। तो इसको जरा हटा दो तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे 40 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे 4th। आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 में, कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ द वेवलेंथ इल्यूमिनेट्स अ पेयर ऑफ स्लिट्स, कह रहा है कि 1 मिलीमीटर अपार्ट, द सेपरेशन ऑफ द टू नियरर ब्राइट लाइंस ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। देखो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ द टू नियरर ब्राइट लाइंस, क्या बच्चे यही फ्रिंज विड्थ होता है, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज नथिंग बट क्या होता है आपका फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ जानते हो आप, दैट इज W इक्वल्स टू ये होता है d लैम्डा अपॉन होगा आपका स्मॉल d। कैपिटल डी दे रखा है, ये कितना है 2 मीटर। वेवलेंथ दे रखी है आपको, वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁷। और कह रहा है कि स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मिलीमीटर अपार्ट है, मतलब ये दे रखा है 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻3। और बस यही तो निकालना है हमको, बस इसको सॉल्व कर जाओ। तो ये कितना देगा आपको, दैट इज 10 इंटू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके आओगे तो 10 टू पावर बचेगा आपका -4, ये कुछ ऐसा बचेगा। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ये बचा आपका 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मतलब क्या बच जाएगा आपका 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि फर्स्ट मिनिमा ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, द विड्थ ऑफ द स्लिट। देखिए बात हो रही है यहाँ पे मिनिमा की, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, मिनिमा की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जानते हो क्या होता है, दैट इज a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है तो क्या बचेगा यहाँ पे a sin थीटा इक्वल्स टू बचेगा यहाँ पे लैम्डा। तो a हमसे पूछा हुआ है, sin थीटा मतलब 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। वेवलेंथ दे ही रखा है 5000 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻10। तो a इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, 10 टू पावर हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा 10⁻⁻10। और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू क्या आ जाएगा आपका, हाँ ये तो हो ही गया कंप्लीट, ये दे देगा आपको और मीटर में देगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आंसर पूछा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर बचेगा। तो अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो यहाँ पे 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका -4 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा आपका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे आपका 2nd सही होगा। आते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है कि एट शुड द अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, यहाँ पे आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 सो दैट रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज। फिर से आपकी पोलराइज की बात हो गई, इसका मतलब ब्रेविस्टर एंगल की बात हो रही है। तो आप जानते हो म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज नथिंग बट tan IP। तो यहाँ से जब IP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज देगा आपको tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू मतलब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा आपका √3। तो यहाँ से √3 मतलब क्या दे देगा आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में, कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन 10। देखिए ऑब्जेक्टिव दे रहा है यहाँ पे, मतलब MO इक्वल्स टू क्या है बच्चे आपका 10 है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट अ ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, आपको ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, मतलब m इक्वल्स टू दे दिया दैट इज 100 है। कह रहा है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ 25 सेंटीमीटर, मतलब d का वैल्यू दे रहा है आपको 25 सेंटीमीटर। देन पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। देखिए टोटल मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है दैट इज नथिंग बट m0 इंटू क्या आता है आपका me, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं mo, क्योंकि me आप जानते हो क्या होता है 1 + d/fe। ऑलवेज याद रखिएगा कि जब आप
बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेसिकली क्या करना है आपको, एक बेसिक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपको कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, जैसा आपका फॉर्मूला है वैसे ही आपको यूज कर देना है। तो एम नॉट कितना दे रखा है आपको, ये है बच्चे आपका 10, 1 प्लस डी कितना दे रखा है 25 अपॉन क्या है ये एफ ई, और इधर आपको दे रखा है ये कितना है आपका 100। इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल्स टू ये देगा 1 प्लस 25 अपॉन एफ ई। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 25 अपॉन एफ ई। तो जो एफ ई का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा आपको 25/9, 25/9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यही आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आप जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चे पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस की कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो चूंकि आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का क्या होता है 1/f इक्वल्स टू फोकल लेंथ f1 प्लस कितना होगा 1/f2। तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/20 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/40। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन क्या देगा आपको 40 इक्वल्स टू 1/f। तो जो f इक्वल्स टू आ जाएगा वो कितना देगा आपको 40 सेंटीमीटर। तो देखो भैया प्लस 40 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा बच्चे, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि फॉर बेस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ टू स्लिट्स शुड इक्वल। ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होना चाहिए तो आपको बढ़िया पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल आपको ब्राइट और मैक्स कैसे मिलेगा। देखो मैक्सिमम कब देगा, जब आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ I1 प्लस क्या होता है आपका रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमा के लिए होता है। आई मिनिमम के लिए आप जानते हो दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ I1 माइनस क्या होता है आपका रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक ब्राइट और डार्क फ्रिंज का एक बढ़िया सा पैटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे आपका असर्शन। अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रीजन क्या है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द टू स्लिट्स शुड बी इक्वल टू ऑब्टेन फ्रिंज। देखिए अगर टू स्लिट्स, ये देखो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, शुड बी इक्वल टू, अगर नहीं भी बच्चे इक्वल है या आपका ऑलमोस्ट इक्वल है तो भी तो बच्चे आपको फ्रिंजेस देगा। जरूरी नहीं कि आपकी जो इक्वल है तभी आपको क्या देगा, आपको फ्रिंजेस देगा। ये बात आप बेसिक याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा और असर्शन क्या होगा बच्चे आपका सही होगा। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका दूसरा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ लार्ज ग्लास स्लैब म्यू इक्वल्स टू 5/3 ऑफ द थिकनेस 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। It is seen that the light emerges out from the top of surface of the slab from the circular area of the radius r centimeter. What is the value of r? देखिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, कुछ एक ऐसा पॉइंट ले रखा है और यहाँ पे एक स्लैब रखा हुआ है, इसके ऊपर ये कुछ ऐसे स्लैब रखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो स्लैब होगा बच्चे वो कुछ ऐसे रखा होगा, ये मान लो पॉइंट है नीचे और ये ऊपर स्लैब रखा हुआ है। अब जरा कह रहा है कि इट इज सीन दैट द लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द स्लैब फ्रॉम अ सर्कुलर एरिया ऑफ द रेडियस आर। मतलब जो इससे आपका जो बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है, रेडियस आर से बच्चे बाहर आ रहा है। इसका मतलब कुछ ये आपको दे रहा है और इसे ही बच्चे आप बोलते हो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ये कुछ इस तरह से बच्चे क्या होगा, आपका जो लाइट है वो बाहर आएगा। तो यही बच्चे क्या है, आपको रेडियस दे रखा है और ये रेडियस कितनी है बच्चे, दिस रेडियस इज आर। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हाइट आपको दे रखा है, जो कि जो विड्थ होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट। और आप जानते हो कि अगर सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन से हमको आर निकालना है तो आर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट क्या होता है एच अपॉन ये होगा आपका म्यू स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हमको आर का वैल्यू निकालना है। एच आपको पता ही है 8 सेंटीमीटर है, तो जरा निकाल लो। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच दे रखा है आपको 8 अपॉन, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 25/9 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1। तो आर इक्वल टू क्या देगा आपको 8 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 16 और 9 मतलब 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। तो आर इक्वल टू क्या देगा 8 इंटू 3 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये देगा आर इक्वल टू 2। मतलब आर का वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपको एक बेसिक सी बात समझनी है।
चलिए अब ये याद रखना कि ये चूंकि फिगर तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बच्चे स्लैब और यहाँ पे पॉइंट है, कुछ ऐसे नीचे पॉइंट है, ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से जो लाइट आ रही है वो कैसा है, आपका सर्कुलर इल्यूमिनेशन में दे रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि फॉर कलर ऑफ द लाइट, यहाँ पे दे रखा है और वेवलेंथ फॉर एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड इन वाटर द वेवलेंथ इज 4500, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। देखो एयर में दे रखा है कितना है। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, तो आप जानते हो कि बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू आता है आपका v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू, यहीं पे हम लोग लिखते हैं दैट इज λ2 अपॉन λ1, ठीक है। तो चूंकि हमको ये वाला रिलेशन दे रखा है तो यहीं से उठा लो, तो कितना हो जाएगा v2 हमसे पूछा हुआ है। और अच्छा v1 चूंकि एयर है, एयर दे रखा है, तो भैया एयर में क्या होगा आपका वैक्यूम, मतलब आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, और जाहिर सी बात है। तो जरा सॉल्व कर जाओ यहाँ पे, तो v2 अपॉन v1 कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ और λ2 कितना दे रखा है आपको, दैट इज 4500 एंगस्ट्रॉम अपॉन ऊपर कितना है बच्चे 6000। तो इसको जरा सॉल्व करो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या दे देगा आपको 4, और जो v2 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे 4। तो जो v2 का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट ये होगा 2 ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका दूसरा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये था आपका पूरे 45 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आप बढ़िया से टेस्ट वगैरह देते रहिए और उसको एनालाइज करिए प्रॉपरली, और चूंकि एग्जाम का टाइम बच्चे बहुत पास में है, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर रिवाइज करो और अच्छे से बच्चे टेस्ट देते रहो। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं बच्चे अगले टेस्ट डिस्कशन में।